जय संविधान जय विज्ञान साथियों। आज मेरी कोशिश थी कि नेशनल जनमत के यूट्यूब चैनल से लाइव हुआ जाए, लेकिन संसाधनों की कमी में कुछ तो दिक्कतें आती हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी। ब्रॉडबैंड कनेक्शन होने के बाद भी शायद उसमें नेट बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा था, इस वजह से प्रॉपर तौर पर आप लोगों से नहीं जुड़ पाया। मैं वहाँ पर नीट की परीक्षाओं की बात कर रहा था, इसलिए बार बार उन बातों को दोहराना ठीक नहीं है। संक्षेप में बता देता हूँ कि नीट की परीक्षा के थ्रू जो MBBS की और MD, MS, DM, MCH की जो परीक्षाएं होती हैं मेडिकल की, उन परीक्षाओं में हर साल OBC की तकरीबन हज़ारों सीटों पर छात्रों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और केंद्र सरकार ऐसे समय में ये सब कर रही है जिस समय बताया गया था पिछड़े वर्ग को वोट लेने के लिए। हालांकि पता नहीं OBC वर्ग ने इन सब बातों के लिए वोट दिया भी था या नहीं दिया था। उसने तो जिन बातों के लिए वोट दिया था वो पूरा हो रहा है। उसने संभवतः धर्म के नाम पर, गाय गंगा गौमूत्र के नाम पर, गोबर के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, भारत पाकिस्तान, भारत चीन के नाम पर वोट दिया था। तो भले ही कोई देश हमारी सीमा में घुस जाए, भले ही किसी देशों से हमारे संबंध खराब हो जाएं, लेकिन आप तो इसी में खुश हैं कि उनको आंखें दिखा दी, उनको पीछे कर दिया। बहरहाल मुझे उन सारी बातों से लेना देना भी नहीं है। मेरा एक अनुरोध है, मैं बहुत छोटी इकाई हूँ इस OBC एक वर्ग की, तो मैं केवल आप लोगों से अनुरोध कर सकता हूँ कि अपने जातिवाद से बाहर निकल करके अपने नेताओं को हिलाइए डुलाइए। उनसे मिलते हैं तो उनसे कहिए कि खैरात मान के मत बैठो कि ये जाति के लोग हैं तो हमें जाति के आधार पर वोट देंगे ही देंगे। उनको ये बताइए कि जब तक आप पिछड़े वर्ग के हितों के लिए व्यक्तिगत कामों से जो लोग जा रहे हैं, देखिए संभव नहीं है। हर व्यक्ति नैतिकता के लेवल पर इतना उच्च नहीं हो सकता कि वो अपने जाति के नेताओं के यहाँ घर पे जाए और खुद व्यक्तिगत ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ठेके पट्टी की बात ना करे, या छोटी मोटे फ़ोन कर दीजिए यहाँ ये झगड़े हो गए, इन सब की बातें ना करें। वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन कोई तबका तो ऐसा हो जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानता हो, जो इन तमाम सारे पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं के घरों पर जा कर के उनके करीबियों, उनके पिछलग्गुओं, उनके चाटुकारों, उनकी गैंग को जा कर के ये समझा सकें कि समाज में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मैंने बताया था यूट्यूब के अपने वीडियो में, जहां मैं लाइव कर रहा था, कि उत्तर भारत में जहां माना जाता है कि पिछड़े वर्ग के नेता जागरूक हैं, उस उत्तर भारत के में नीट की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नेता आगे ही नहीं आया। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी थी तो तमिलनाडु की AIADMK, DMK जैसी पार्टियों के नेता आगे आए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल उन लोगों का इस एकाधिकार तोड़ रहे हैं जो मान लिया जाता है कि सामाजिक न्याय की पार्टियां ये तथाकथित पार्टियां हैं। हेमंत सोरेन झारखंड में ठेके में रिजर्वेशन लागू करके उन तमाम सारे लोगों की मठाधीशी तोड़ रहे हैं जिनकी सरकारें रहीं पिछड़े और दलित वर्ग के हितैषी बताने वालों की, और वो लोग रिजर्वेशन लागू नहीं करवा पाए आउटसोर्सिंग में, ठेकेदारी में। केशव प्रसाद मौर्य ने एक जगह बयान दिया, लोगों बड़े खुश हुए, उनके जाति के लोगों ने। ये भी एक परंपरा है कि जब हमारी जाति का नेता ही कुछ बात करेगा पिछड़े और दलित वर्ग के हितों में, तभी वो कोई जरूरी मुद्दा है। बाकी अजय कुमार लल्लू पिछड़े वर्ग से बने रहें, लड़ते रहें, कोई मतलब नहीं है। भूपेश बघेल लड़ते रहें, सोरेन लड़ते रहें, यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा लड़ते रहें, ओम प्रकाश राजभर लड़ते रहें, अनुप्रिया पटेल बोल दें तो अनुप्रिया पटेल जब बोलेंगी तो उन्हीं की जाति के लोग, 2-4 लोग सामने आएंगे। वो 2-4 लोग जो सामने आएंगे वो किसी अन्य पिछड़े वर्ग के नेता पर सामने नहीं आएंगे। तो ये कंपटीशन इतना ज़्यादा पिछड़े वर्गों में चलता है कि तुम हमारे नेता की तारीफ नहीं करते हो तो हम तुम्हारे नेता की तारीफ करें, क्यों करें। और ये हमारे की परिभाषा इतनी गलत है कि जाति के आधार पर लोगों ने नेताओं को, IAS अधिकारियों को बिना काम किए हुए शिरोमणि बना लिया है अपनी अपनी जातियों का। कोई किसी को कुर्मी कुलभूषण बताता है, कोई किसी का सिलेक्शन होने पर उसको यादव कुलभूषण बता देता है, यदुवंशी कुल का बता देता है, कोई मौर्यवंशी छत्री बता देता है। सबसे बड़ी समस्या आप समझिए कि इन सारी चीज़ों में हो क्या रहा है। किसी भी व्यक्ति को काम करने की ज़रूरत नहीं है। ना पिछड़े वर्ग के व्यक्ति IAS बन जाए तो उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नेता बन जाए तो उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। IAS नेता को कोसेंगे, नेता IAS को कोसेगा,
कुल मिलाकर के पिछड़े और दलित वर्ग की सुनने वाला कोई नहीं है, खास तौर से पिछड़े वर्ग की सुनने वाला कोई नहीं है। न इनका अपना कोई साहित्य है, न इनका अपना कोई एजेंडा है, न इनके अपने कोई सही से संगठन है जो आगे लड़ने के लिए आए। मेरी इसी लाइन पर अभी 150 संगठन बता देंगे हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। लेकिन जब बात आती है इस तरह के मुद्दों पर पीआईएल दाखिल करने की, इस तरह के मेरे फेसबुक पर आकर कमेंट कर देते हैं, फलाने मुद्दे में लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, इस मुद्दे में लोग हाई कोर्ट क्यों नहीं चले गए, तो जाएगा कौन? इन मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने की, वीडियो बनाने की, नेताओं को झकझोरने की, सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की भूमिका, सारी भूमिकाएं क्या नेशनल जनमत की जिम्मेदारी है? क्या मैं उन मुद्दों को लेकर के जागरूक कर रहा हूं तो आप मुझसे ही सवाल करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? क्या पिछड़े वर्ग के पास अधिवक्ताओं की इतनी कमी है कि वो आपस में ग्रुप बना करके इस तरह के मुद्दों पर नहीं जा सकते? लेकिन पिछड़े वर्ग के अधिवक्ता भी अपने अपने जाति के नेताओं के तलवे चाट करके सरकारी वकील या कहीं किसी विभाग में वकील केस लड़ने का मौका मिल जाए बस उसके लिए लगे हुए हैं। सारे लोग ऐसा नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स में ऐसा है। इसलिए इस समय पिछड़े वर्गों का खास तौर से उत्पीड़न पीक पॉइंट पर है। मैं फिर से कह रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर कि दलित वर्गों में ओबीसी से ज्यादा चेतना है। नेशनल जनमत आज जिस पोजीशन पर पहुंचा है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के रिटायर्ड ऑफिसर्स, वर्तमान ऑफिसर्स, अधिकारी, नेता, सामान्य कर्मचारी, सामान्य लोगों ने नेशनल जनमत को आगे पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नेशनल जनमत अगर सिर्फ एक जाति पे टिका होता, सिर्फ पिछड़े वर्ग पे टिका होता, तो भी वो इस पैमाने तक नहीं पहुंच पाता। अल्पसंख्यक भाइयों ने नेशनल जनमत को देखकर, सब्सक्राइब करके, शेयर करके यहां तक पहुंचाया है। हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम जब सचिवालय में घुसें, किसी ऑफिस के अंदर घुसें, तो केवल अपने जाति के नेता की, जाति के अधिकारी की नेम प्लेट ना देखें। वहां पर संपूर्ण 85 वर्ग के व्यक्ति की अगर नेम प्लेट देखते हैं तो उसके बाद जाकर कहिए कि मैं आपके घर परिवार से आया हूं। लेकिन इन सारी मुलाकातों का उद्देश्य केवल आर्थिक हित नहीं होना चाहिए। कुछ सामाजिक मुद्दों की बात करने के लिए भी कुछ नेता रहने चाहिए, कुछ लोग रहने चाहिए। सारे लोग अगर इसी सोच के हो जाएंगे कि बिना अर्थ की दुनिया कहां चलती है, तो सामाजिक संघर्ष करने, सामाजिक लड़ाई लड़ने कौन आएगा? सारे लोग अगर यही सोचने लग जाएंगे कि नेशनल जनमत को भी एक बड़ा चैनल का ऑफिस खोलना चाहिए और बड़े एसी के रूम में बैठने चाहिए, तो ये सब बातें करने के लिए आगे कौन आएगा? अगर आज मैं बड़ा ऑफिस खोल लूं और वहां 5 एसी लगवा लूं, अगले दिन ही छापा पड़ जाएगा। किसी की हैसियत नहीं है कि बचा ले कोई। आज आवाज में दम इसलिए है क्योंकि जरूरतें बेहद कम हैं, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से काम चल रहा है, ज्यादा जरूरतें नहीं है। इसीलिए पिछड़े वर्गों की सामाजिक न्याय की बात ठोक करके, दम ठोक करके कह लेता हूं। नीट की परीक्षाओं की मैं बात कर रहा था। हर साल ओबीसी के एमबीबीएस बनने वाले छात्रों को बड़ी संख्या में नुकसान हो रहा है। सोनिया गांधी ने जो पत्र लिखा था, सोचिए सोनिया गांधी ने पत्र लिख दिया, लेकिन इस मामले में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, रामविलास पासवान, अनुप्रिया पटेल, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, शिवराज सिंह चौहान, ये लोग कहाँ गायब हैं? क्या है इन लोगों की भूमिका? केवल ये जाति के नेताओं के, जाति के नाम पर राजनीति करने के लिए, जाति के नाम पर पद लेने के लिए हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि पिछड़े और दलित वर्ग के जिन नेताओं को एक गलतफहमी होगी कि मुझे संघीय पृष्ठभूमि की वजह से भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वो लोग अपने हाईकमान को और मीडिया में प्रेस नोट जारी करके कह दें कि जब भी हमारा विश्लेषण किया जाए तो जाति और वर्ग के हिसाब से, यानी कि ये ना किया जाए कि केशव मौर्य पिछड़े वर्ग के आधार पर डिप्टी सीएम बन गए, या ये लोग, या स्वतंत्र देव सिंह को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, अनुप्रिया पटेल पिछड़ों का चेहरा है। ये शब्द इस्तेमाल मत करिए। अगर आपको जाति के बनकर रहना है तो जातिवादी बन के रहिए और कहिए कि मुझे केवल जातिवादी के तौर पे जाना जाए। और इसमें अनुप्रिया पटेल तो कम से कम जाति के नाम पर खुश होती हैं, करें कुछ ना करें, लेकिन उनको शौक है कि मुझे जातिवादी कहा जाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह जैसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बाद में बात करेंगे, इन लोगों को तो
कष्ट हो जाता है अगर कोई इनके जाति का नाम ले ले। केशव मौर्य जी के घर तक जाने वाले लोग काफ़ी हद तक बताते हैं कि उनके अंदर थोड़ी बहुत फीलिंग बाकी है, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह जी के यहाँ जो लोग जाते हैं उनसे अनुरोध है कि वो कम से कम स्पष्ट कर लें कि वो आला कमान से अपने कह दें कि मैं ना ओबीसी वर्ग का हूँ, ना मैं कुर्मी हूँ, ना मैं मौर्य हूँ, मुझे संघीय पृष्ठभूमि के दम पर जो भी पद देने हैं वो दिए जाएं। केवल अकेले इन लोग नेताओं की बात नहीं है। अनिल राजभर, जिनको राजभर वर्सेस ओम प्रकाश राजभर की काट में लाया गया था, उनके इन सारे मुद्दों पर क्या राय है? मुकुट बिहारी वर्मा जी की क्या राय है? राजेश वर्मा जी की क्या राय है? दारा सिंह चौहान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के बीजेपी के, राजेश वर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के, इन सब लोगों की क्या राय है? बिल्कुल पूछी जानी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर अपनी क्षमता के हिसाब से जितनी क्षमता है उतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा भी वर्तमान समय में घूम टहल रहे हैं, लेकिन अभी भी मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं हैं। बड़े तौर पर बड़ी पार्टियों की जिस तरीके से जिम्मेदारी होनी चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। इसीलिए नीट के मामले में तमिलनाडु की पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां आगे आती हैं, बयान देती हैं और खुल करके सोचिए, जिस कांग्रेस पर आप आरोप लगाते थे कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, सवर्णों की पार्टी हैं, उनको अपने वोट बैंक का ख्याल नहीं है। वो सीधे सीधे ओबीसी के समर्थन में आ गई और सोनिया गांधी ने पत्र लिख दिया। उनकी सरकार में क्या होता था ये अलग बात है, लेकिन वर्तमान में पत्र लिख दिया तो वर्तमान में जो विपक्ष के नेता हैं पिछड़े और दलित वर्ग के, उनको कहां आपत्ति है? तो नीट के माध्यम से हर साल नुकसान हो रहा है। जो एक खेल है एमसीएच और डीएम की परीक्षाओं में, उसमें तो रिजर्वेशन लागू ही नहीं है। तो एमसीएच और डीएम में क्या खेल होता है कि रिटन में, तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस में रिटन में अच्छे नंबरों से टॉप करने वाले लोगों को इंटरव्यू में कम नंबर देकर के बाहर कर दिया जाता है। एसजीपीजीआई लखनऊ में एसआरशिप कर रहे हैं डीएम गैस्ट्रोलॉजी से डॉक्टर अनिल गंगवार। उनका प्रकरण मैंने बताया था, उनके एक साथी थे प्रजापति समाज से थे, उनका भी प्रकरण बताया था। दोनों लोग रिटन में टॉप कर रहे थे, इसके बाद भी उनको इंटरव्यू में बेहद कम नंबर देकर के सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री यानी कि एमसीएच और डीएम की डिग्री से रोकने की पूरी कोशिश की गई थी। हालांकि बाद में दोनों लोगों का चयन नीट के थ्रू हो गया, लेकिन नीट में भी 2007 से 2011 तक के आंकड़े बता रहा हूं कि तकरीबन 11,000 ओबीसी के छात्रों को एमबीबीएस, एमएस, एमडी, एमसीएच और डीएम बनने से रोका गया है। ऐसा नुकसान साल दर साल हो रहा है और ऐसी सरकार में हो रहा है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। तमिलनाडु के नेता सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संविधान मौलिक अधिकार नहीं है और उसको मद्रास हाई कोर्ट भेज देती है। अब केंद्र सरकार के पाले में गेंद है, तो केंद्र सरकार कह रही है कि हम फिलहाल रिजर्वेशन नहीं दे पाएंगे। सितंबर में नीट की परीक्षा होनी है, मई में होनी थी, कोरोना की वजह से टल गई, अब सितंबर में होनी है। अगर समय से आप लोग जागरूक हो जाएंगे, आप अपने नेताओं को जागरूक कर लेंगे तो संभव है कि सितंबर में जो नीट की परीक्षा होनी है उसमें ओबीसी वर्ग के कुछ ज़्यादा छात्र एमबीबीएस बन पाएंगे अगर उनका रिजर्वेशन फुलफिल हो जाएगा। एक्स्ट्रा की मांग नहीं हो रही है, जो मिलना चाहिए वो भी ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया ही नहीं जा रहा है। एमबीबीएस की सीटों में उनकी बात हो रही है। अब क्रीमी लेयर की बात करता हूं। तमाम सारे लोग क्रीमी लेयर की बात करते हैं ऐसे चौंक जाते हैं जैसे कोई नया शब्द दूसरे ग्रह का शब्द बोल दिया गया हो। ओबीसी को 1990 में लड़ते लड़ते किसी तरीके से मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। बीपी मंडल साहब का योगदान था मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनाने में। उससे पहले तमाम सारे नेता, लालू यादव से लेकर के रामविलास पासवान से लेकर के तमाम सारे नेता मंडल कमीशन की लड़ाई भी लड़े थे। जॉर्ज फर्नांडिस शामिल थे उसमें, नीतीश कुमार भी शामिल थे उसमें, शरद यादव जी भी शामिल थे उसमें। तमाम सारे नेता जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ वो किसी वजह से नहीं है, दिमाग में नहीं आ रहे हैं, इस वजह से उसको कोई अन्यथा ना ले कि उनको छोड़ दिया, उनको ले लिया, ऐसा कोई रीजन नहीं है। तो उन तमाम सारे नेताओं की वजह से जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की दी गई, बीपी सिंह साहब ने रिजर्वेशन दे दिया, उसको लटकाए रखा गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। 1993 में जब सुप्रीम कोर्ट कहती है तो क्रीमी लेयर के क्लॉज के साथ कहती है। मैं हैरत में हूं कि जब सवर्णों को आरक्षण दिया गया, हाँ ये भी बता देता हूं, नीट की परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है ऑल इंडिया कोटे में, लेकिन सवर्ण आरक्षण लागू है। खेल समझिए कि ओबीसी जो डिमांड कर रहा था उसको नहीं मिली, जो डिमांड में नहीं था उसको 48 घंटे के भीतर थमा दिया गया।
इसका मतलब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सवर्ण समाज ही उसकी प्रायोरिटी और प्राथमिकताओं में शामिल है। आप तो केवल झुंझुना बजाने के लिए और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए हैं। बीच बीच में एनसीवीसी को यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया हमने, केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों को रिजर्वेशन दे दिया। ये सब झुंझुने बीच बीच में दिए जाते रहते हैं ताकि ये भी ना हो कि ओबीसी के नेता क्या कर रहे हैं, उनको बताने के लिए कि आप अपने क्षेत्रों में जाइए, इन सारे झुंझुनों को लेकर के घूमिए। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद भी उन सारे दल संगठनों की क्या हैसियत है, हालांकि लड़ रहे हैं अपनी क्षमता से, इस बात पर अप्रिसिएट करना चाहिए। केवल किसी का किसी पार्टी और दल के आधार पर विरोध नहीं होना चाहिए, लड़ रहे हैं। सांसद गणेश सिंह ने जिस ताकत के साथ क्रीमी लेयर के मामले में बीजेपी के सांसदों को पत्र लिखा और कहा कि ट्वीट करिए मोदी और अमित शाह जी को, हौसले की बात है। केंद्रीय विद्यालयों में भी जो रिजर्वेशन मिला था उसमें भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल और भारतीय जनता पार्टी के सतना से सांसद गणेश सिंह जी का हाथ था। लेकिन तमाम लोग इनकी जाति देख करके इनको धन्यवाद नहीं देंगे, तमाम सारे लोग पार्टी देख करके नहीं देंगे। अगर काम कर रहे हैं तो दीजिए ना धन्यवाद। आखिर मसीहा काम करने के लिए ऊपर से अवतरित थोड़ी होंगे, इन्हीं सब लोगों में तलाशने पड़ेंगे। तब हमारे आपके वो नेता जिनको हमारे शब्द आप इस्तेमाल करते हो, आपके लिए हमारे की परिभाषा जाति होती है, मेरे लिए हमारे की परिभाषा काम होती है। जो हमारे पिछड़े और दलित वर्ग के हितों के लिए, अधिकारों के लिए, हुकूक के लिए काम करे वो हमारे हैं, जो काम न करे वो हमारे नहीं हैं, स्पष्ट है। लेकिन आपके लिए तो जाति के हिसाब से हमारे और हमारे नहीं हैं। तो क्रीमी लेयर जब लागू हो गया तो क्रीमी लेयर के पैमाने में वर्तमान समय में बढ़ते बढ़ते पहले 1 लाख था, वर्तमान समय में 8 लाख सीमा कर दी गई। उसमें एक क्लॉज था कि आपकी सैलरी इनकम और कृषि आय से जो कमाई होगी उसको नहीं जोड़ेंगे 8 लाख रुपए की सीमा में। यानी कि अगर आप किसी अन्य सोर्स से कमाते हैं, जैसे कोई चार्टर अकाउंटेंट है तो उसकी कितना रिटर्न दाखिल कर रहा है, तो उसमें कृषि आय और ये सैलरी नहीं जुड़ी हुई थी, उसमें अन्य पैरामीटर्स थे, जैसे कोई संवैधानिक पद पर व्यक्ति है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, विधायक, सांसद है, इनके बेटों को ओबीसी में क्रीमी लेयर से बाहर रखा गया था। या कोई ग्रुप ए का अधिकारी है या क्लास 1 का अधिकारी है, सीधी भर्ती वाला, यानी कि डायरेक्ट क्लास 1 और ए में आया है तो उसके बच्चों को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक खेल था उसमें पीएसयूज में, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती हैं, ओएनजीसी है, जैसे घेल वेल सेल हैं तमाम, यहाँ पर चूंकि सैलरी अच्छी होती है तो यहाँ पर पैमाना सैलरी का पैरामीटर्स था। इसलिए पीएसयूज में जो लोग काम कर रहे थे ओबीसी वर्ग के, उनके बच्चे को ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा था क्रीमी लेयर के कारण। खेल पहले से चल रहे थे, तमाम सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने थे जिनमें ओबीसी के बच्चों को आईएएस में इसी मोदी सरकार में क्रीमी लेयर का दायरे की गलत व्याख्या करके रोक दिया गया। बाद में कोई कोर्ट से जीता, कोई अभी भी नहीं जीता, अभी भी संघर्ष कर रहा है। बहरहाल पहले से ही इतने रोकने वाले अवरोधक लगे हुए थे। अब मोदी सरकार ने एक शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी, शर्मा कमेटी। सोचिए, कमेटी निर्णय लेगी ओबीसी के बारे में और कमेटी के अध्यक्ष ब्राह्मण हैं। उस कमेटी में एक ओबीसी रखे गए थे एडवोकेट, लेकिन वो भी बाद में शामिल नहीं हुए। कुल मिलाकर के सवर्णों ने फैसला किया कि 8 लाख से बढ़ा करके क्रीमी लेयर का दायरा 12 लाख कर दिया जाए। इसी तरीके से सवर्ण मीडिया ने लोगों को बताया भी। 8 लाख से दायरा 12 लाख तो कर दिया गया, मतलब कर नहीं दिया गया, करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उसमें खेल समझिए, उसमें सैलरी इनकम और कृषि आय दोनों को जोड़ने की बात कही गई है। इसका मतलब कि अगर एक क्लॉज उसमें यह भी है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 10 हेक्टेयर भूमि है और 10 हेक्टेयर में 5 हेक्टेयर भूमि सिंचित है, 5 या 3 है, तो अगर इतनी भूमि सिंचित है तो उसको क्रीमी लेयर के दायरे में मान लिया जाएगा। तो आप सोचिए कि ओबीसी का वो तबका जो लड़ने के लिए सक्षम हुआ है, उसी को बाहर करने की योजना बना ली गई है। 4 हेक्टेयर का पैमाना है, तो ओबीसी के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? साजिश यही है कि ओबीसी के लोग जो मुखर हुए हैं लड़ने के लिए, इनके बच्चों को आरक्षण ना दिया जाए तो ये लड़ाई लड़ना बंद कर देंगे, अपने आप खेल खत्म हो जाएगा। सारे लोग मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। सत्ता पक्ष में जो लोग हैं वो तो मूक दर्शक बन के बैठे ही हैं, लेकिन विपक्ष के लोग भी मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, क्योंकि हमारी आपकी डिमांड ही नहीं है। उन नेताओं के घर पर जाने पर
हमारी डिमांड दूसरी तरह की हैं। फ़ोन कर दीजिए हमें ठेका दिलवा दीजिए, फ़ोन कर दीजिए हमें ट्रांसफार्मर दिलवा दीजिए, खड़ंजा दिलवा दीजिए, नाली दिलवा दीजिए। हाँ, ये बात ठीक है कि पिछड़े वर्ग में काफ़ी लोगों की ये आवश्यकताएं हैं, लेकिन कुछ तो लोग ऐसे होंगे जिनकी ये आवश्यकताएं नहीं होंगी। मैं ऐसे चुनिंदा लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं तमाम सारे लोगों के नैतिकता के पैमाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हों। वो तो कम से कम इन तमाम नकारा नेताओं को ठोकें पीटें, उनको समझाएं, बताएं कि मुद्दों पर आ जाओ, मुद्दों की लड़ाई लड़ो, वरना इस ओबीसी वर्ग के साथ जो अन्याय होता चला आया है पहले भी और अभी भी हो रहा है, आगे तो पूरी तरीके से उसका रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा था जयपुर फेस्टिवल में, साहित्य फेस्टिवल में, कि आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे लेकिन उस सीमा तक ले आएंगे कि उसके रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। शर्मा कमेटी की रिपोर्ट से कमोवेश वही होने जा रहा है। अगर 12 लाख रुपए सैलरी जोड़ दी गई, यानी कि सैलरी अगर उसमें फिक्स कर दी गई, जो केंद्रीय नौकरियों में सी और डी वर्ग के लोग हैं उनकी सैलरी 12 लाख हो जाएगी साल में। इतनी कृषि आय आप जोड़ ही दे रहे हैं, तो सोचिए कि स्थिति ये बन रही है कि सी और डी वर्ग के चपरासी और बाबू के बच्चे भी ओबीसी वर्ग के, अगर शर्मा कमेटी की रिपोर्ट लागू होती है तो क्रीमी लेयर के दायरे से ओबीसी आरक्षण से बाहर हो जाएंगे। तो अभी जब केंद्र सरकार खुद कहती है कि ओबीसी केंद्र की नौकरियों में 21% है, केवल 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है, 21% तक पहुंच पाए हैं। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि 89 जो सचिव के पद हैं उनमें से एक भी ओबीसी नहीं है। इसी तरीके से अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर और एडिशनल सेक्रेटरी के पदों पर है। आंकड़े बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, स्थिति यही है कि मैक्सिमम पदों पर ओबीसी शून्य है। सरकार के आंकड़े हैं। डीओपीटी विभाग के, यानी कि कार्मिक मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक सांसद के सवाल के जवाब में संसद के अंदर ही आंकड़े बताए थे। तो फिर शर्मा कमेटी की रिपोर्ट का झुंझुना सामने लाने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ओबीसी ज़्यादा डिमांड ना कर सके। एक और खेल समझिए, SC ST से लागू नियम छीने जाते हैं, उसके बाद संघर्ष आप सड़क पर आते हैं, वही चीज़ें वापस कर दी जाती हैं, यानी कि आपसे ही छीन कर आपको वापस कर दो ताकि आप नई डिमांड ना कर सको। ये भी एक खेल है। शर्मा कमेटी का झुंझुना शायद इसलिए लाया गया कि संभवतः ऐसा ना करे, क्योंकि ओबीसी का वोट भी लेना है और तमाम सारे इसमें पिछड़े वर्ग के नेता पीठ भी थपथपा लेंगे, हमने करवा दिया, हमने करवा दिया। लेकिन करवा क्या दिया? हमारी डिमांड ये थी कि क्रीमी लेयर का हटा ही दीजिए या दायरा बहुत बढ़ा दीजिए ताकि ओबीसी वर्ग उससे प्रभावित ना हो। अगर हटा नहीं सकते, आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इंद्रासाहिनी केस में, तो दायरा इतना बढ़ा सकते हैं अगर आपकी नीयत ठीक है कि ओबीसी का कोई भी व्यक्ति उसके दायरे में ना आए, क्योंकि संविधान भी कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, आर्थिक शब्द इस्तेमाल नहीं है। तो अर्थ के आधार पर कहां गणना करने लग गए आप? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े के आधार पर ओबीसी को ओबीसी में रखा गया था, तो उसी आधार पर फैसला होना चाहिए था। लेकिन खेल समझिए, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि पिछड़े वर्ग के नेताओं को जहां ठोकना पीटना है ठोकिए पीटिए, लेकिन अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो एक अभियान बनाइए, तमाम सारे हैशटैग के साथ में ट्वीट करिए मोदी और अमित शाह को, पिछड़े वर्ग के नेताओं से मिलते जुलते हैं, हिलाइए डुलाइए, झकझोरिए, उनके खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखिए, अपने जातिवाद के दायरे से आप लोग बाहर आ जाइए। हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों से। ये पिछड़ों का अति जातिवाद ही इनको इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि हमारा दायरा बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ घट रहा है। हमारी जो हैसियतें हुआ करती थीं, हम उससे ज़्यादा नीचे की स्थिति में आ गए हैं। इसी अति जातिवाद के कारण हमारे तमाम सारे पिछलग्गू जाति के नेता इसी भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देकर सिंचित कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को नीतियों को सुबह शाम तक कोस रहे हैं, लेकिन पिछलग्गू पार्टियों को जिताने की अपील कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मूर्खता क्या होगी? मतलब अपनी जड़ों में खुद ही माठा डालने का काम कर रहे हैं। तो कम से कम जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनसे कहिए कि आप पार्टी के अंदर माहौल बनाएं। जो विपक्ष के नेता हैं उनसे कहिए कि बाहर निकल करके प्रोफेसर रामगोपाल यादव दिल्ली में बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र यादव जैसा एक अच्छा नेता, उसको समाजवादी पार्टी शायद जो भी आंतरिक वजह हो
लाना नहीं चाह रहे हैं, ऐसे नेता को आपको एक्टिवेट करना चाहिए, बुलवाना चाहिए। धर्मेंद्र यादव का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे पर कम से कम अखिलेश जी बोलें। अखिलेश जी का पता नहीं इन मुद्दों पर क्या समझ है, नहीं समझ है। उनके ट्विटर और फेसबुक पर कौन व्यक्ति बैठा हुआ है मैं नहीं कह सकता। कम से कम तेजस्वी यादव ने अपने यहाँ संजय यादव जैसा एक अच्छा व्यक्ति, जो सोशल मीडिया पर अच्छा लिखता पढ़ता है, ऐसा एक अच्छा व्यक्ति तो बैठाल रखा है। अखिलेश जी के लिए जयकारे लगाने में, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में सिंगल एक व्यक्ति उनके आसपास की लॉबी में एक भी ऐसा नहीं है जो संजय यादव की तरह अच्छा लिख और बोल पाए। इसीलिए ये ज़्यादातर मुद्दों से गायब ही रहते हैं, केवल ट्विटर और फेसबुक से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस अनाथ हो चुके पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए कौन आगे आएगा? नेताओं को कोसने के अलावा हमारी आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग खुद से आगे आएं, फेसबुक सोशल मीडिया पर हल्ला मचाएं, इतना ज़्यादा ट्वीट कर दें कि मजबूरी में ही सही सरकार में बैठे हुए इन जातिवादी लोगों को इन मुद्दों से वापस आना पड़े। क्योंकि आज छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में पूरे देश भर में सबसे पहले आरक्षण लागू किया था अपने राज्य कोल्हापुर में। उसी के 118 साल पूरे हुए हैं, इसीलिए तमाम सारे सामाजिक संगठन उसको सामाजिक न्याय के दिवस के रूप में, सरदार सेना जैसे संगठन इसको आरक्षण दिवस के रूप में मना रहे हैं। तमाम सारे सरदार सेना के साथी फेसबुक लाइव पर भी आज आगे आए, उनका धन्यवाद। दुर्गेश कुमार एक जागरूक साथी हैं हमारे आरा से, उन्होंने भी ये मुहिम बनाई। तमाम सारे पिछड़े वर्ग के सांसदों को धिक्कारा है उन्होंने, क्रीमी लेयर के मामले में और नीट के मामले में, उनको भी धन्यवाद। थोड़ा सा व्यवधान पैदा हुआ टेक्निकल की वजह से, बातें आप लोगों से और करना चाहता था लेकिन तकनीकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो आज के लिए इतनी ही आप लोगों से बात करना चाहता था। फिर से अनुरोध करता हूं कि अपने जातिवाद से बाहर निकलें, अपने जातिवाद को ब्राह्मणवाद की सीमा से बाहर लाना चाहते हैं तो आज के बाद ये तय कर लें कि आपसे नीचे आप किसी जाति को नहीं मानते हैं। ये भी तय कर लीजिए कि पिछड़े और दलित वर्ग के नेता को तब अपना मानेंगे, जाति के आधार पर नहीं, जब वो आपके मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा। मजबूर कर देंगे इन तमाम सारे नेताओं को कि नीट पर यानी कि एमबीबीएस की सीटों के बारे में बोलेंगे, मजबूर कर देंगे कि ये क्रीमी लेयर के बारे में बोलेंगे। वरना अगर एक बार क्रीमी लेयर लागू हो गया तो सिर्फ गाल बजाने के अलावा कुछ भी हासिल करने को नहीं रह जाएगा। हमें हेमंत सोरेन जैसे नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहिए जो अपने राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल जैसे भी नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए। इसके अलावा भले ही वो पिछड़े वर्ग से नहीं आते हैं लेकिन उन्होंने तमाम सारे ऐसे काम किए हैं कि उनके कामों को भी इन नेताओं के मुंह पर मार देना चाहिए ताकि इनको समझ में आए कि अकेले ये लोग ही सामाजिक न्याय का ठेका नहीं लिए हैं। जैसे नाम भूल गया उनका मैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा है। उन्होंने 4 डिप्टी सीएम बनाए, 4 अलग जातियों से सामाजिक न्याय को लेकर के तमाम सारे फैसले लिए, ओबीसी वर्ग के लोगों को तमाम फैसिलिटीज़ दी, तमाम आरक्षण लागू किए। तो ऐसे नेताओं का भी हमें मुक्त कंठ से, जगन मोहन रेड्डी, ऐसे मुख्यमंत्रियों को, ऐसे नेताओं का मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए। अपने जातिवाद के दायरे से बाहर निकलना चाहिए। केवल हमारी जाति का नेता जब कुछ कर देगा उसकी हम तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएगा और हम इसी तरीके से ठुकते पिटते रहेंगे। एक अपील और कर लेता हूं आप लोगों से कि एक डिमांड आगे बढ़ाइए। देखिए उनका ये खेल होता है कि वो आपकी मुद्दे को पीछे ले जाएं, उसके बाद आपको वही चीज़ें फिर से वापस करके कह दें कि हमने दे दिया। लेकिन आप अपनी डिमांड जारी रखिए कि हमें आउटसोर्सिंग की नौकरियों में यानी कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण चाहिए। एक डिमांड हमें ये रखनी पड़ेगी कि नॉट फाउंड सुटेबल का जो खेल करते हैं ये लोग, उसको बाद में बैकलॉग की भर्तियों को सामान्य यानी कि सवर्णों में भी कुछ चुनिंदा जातियों से भर देते हैं, उस खेल को बंद करना पड़ेगा। इस सरकार से डिमांड करनी पड़ेगी कि अगर वास्तव में तुम ओबीसी के हितैषी हो और प्रधानमंत्री ओबीसी का चेहरा हैं तो बैकलॉग की भर्तियों को, जो इन्हीं की सरकार के आंकड़े हैं, उन भर्तियों को भरिए, पूरा करिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया है उसको फ्री हैंड दे करके काम करने दीजिए ताकि उसके निर्णय तमाम राज्य सरकारों में प्रभावी हो। अभी देखा जाता है कि एनसीपीसी के लोग फैसला लेते हैं, राज्य सरकारों के छोटे से आयोग उन फैसलों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, इसलिए क्योंकि तमाम सारी राज्य सरकारों की नीयत नहीं होती है पिछड़े वर्गों को कुछ देने के लिए। इसके अलावा हमारी एक डिमांड होनी चाहिए कि 1993 का क्रीमी लेयर का जो ऑफिस मेमोरेंडम था उसमें एक और बात थी कि वंशानुगत व्यवसाय
जैसे नाई, तेली, कहार, काछी, इस तरह की तमाम सारी जातियां, जैसे लोहार, बढ़ई, ये तमाम सारी जातियां जो अपने जाति के आधार पर जातियां बन गई, कार्य कर्म के आधार पर, यानी कि वंशानुगत व्यवसाय के आधार पर। नाई वगैरह जैसे जो काम करते हैं वही जाति का नाम हो गया। तो 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम में स्पष्ट था कि इन सारी जातियों को जो वंशानुगत व्यवसाय के हिसाब से जानी जाती हैं, इन सारी जातियों को क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखा जाए, लेकिन कोई डिमांड ही नहीं हुई। आप पूछ लीजिए पिछड़े वर्ग के नेताओं से कितने लोगों को ये जानकारी होगी कि ऐसा भी था। ये भी डिमांड शामिल करना चाहिए कि वो जातियां जो वंशानुगत व्यवसाय के आधार पर जानी जाती हैं, भले ही आपकी जाति नहीं आ रही हो, तब भी डिमांड रखनी है। सामाजिक न्याय केवल तब नहीं हिलोरे मारना चाहिए जब अपनी जाति का मामला हो। सामाजिक न्याय का मतलब होता है जब हमारे जाति वर्ग, मतलब हमारे वर्ग से, हमारे समुदाय से, हमारे 85 वर्ग से किसी को भी पीड़ा हो, उसमें हम सक्षम हैं तो आगे आएं। हम इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, 85 वर्ग के किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए कुछ करने की पोजीशन में हैं, वो सामाजिक न्याय होता है। केवल हम इस कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्मी हैं तो केवल कुर्मियों के काम करेंगे, यादव हैं तो केवल यादव के काम करेंगे, मौर्य हैं तो केवल मौर्य के काम करेंगे, वो सामाजिक न्याय नहीं होता है, वो घोर जातिवाद होता है। लेकिन मौजूदा दौर में तमाम पिछड़े वर्ग के नेता इस हैसियत में भी नहीं है कि जातिवाद कर पाएं, तो सामाजिक न्याय की क्या बात करनी है। आज जो लोग सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्ताएं बदलें तो आपका सामाजिक न्याय फिर से चुनिंदा जातिवादियों में सिमट कर रह जाए। यही वजह है कि सत्ताएं बदलती चली गई, लेकिन एक चुनिंदा जाति का वर्चस्व कभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि सामाजिक रूप से परिवर्तन हुआ ही नहीं। हमारे तमाम सारे जातिवादी संगठनों ने जाति के नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उनके पिछलग्गू बन के रहे, लेकिन सामाजिक न्याय की अवधारणा पर, सामाजिक परिवर्तन पर किसी ने काम नहीं किया। इसलिए इन तमाम सारी बातों को अपनी डिमांड में शामिल करिए, नेताओं को झकझोरिए, खुद से सवाल करिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। क्या हम सोशल मीडिया पर ट्वीट भी नहीं कर सकते? क्या फेसबुक पर लिख भी नहीं सकते? केवल अनुरोध करके 2 टास्क आपको दे रहा हूं। एक तो नीट का विरोध करना है, सीधे सीधे ट्वीट करके सरकार से सवाल करने हैं कि ओबीसी के लोगों को डॉक्टर क्यों नहीं बनने दे रहे हो। इसके अलावा क्रीमी लेयर पर सवाल करना है, क्रीमी लेयर हटाओ, ओबीसी का आरक्षण बचाओ, और नहीं तो हम ये मानेंगे कि योगी मोदी सरकार आरक्षण की विरोधी है। आगे भी देखते रहिए नेशनल जनमत। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से आप लोगों को जागरूक करता रहूँगा। संसाधन कम है, इसीलिए कभी कभी तकनीकी समस्या आ जाती है, लेकिन फिर भी जितनी क्षमता है लड़ूंगा, क्योंकि नेशनल जनमत को जुनून है कि बदल दूंगा। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं